आज हम लोग एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को पढ़ेंगे। इसका नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोग टैक्स देते हैं और उस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए खर्च करती है। उस पैसे की फिजूल खर्ची न हो, उस पैसे का गलत उपयोग न हो, इसके लिए एक संस्था है जो ये देखने का काम करती है। संस्था का नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मिलता है। पार्ट 5 का जो चैप्टर 5 है वो कैग की बात करता है। और कौन कौन से आर्टिकल उससे रिलेटेड हैं, तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में जिक्र हमको देखने को मिलता है। चलिए कुछ इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात कर लें। तो जो कैग है, कैग पहली बार 1857-58 में, आपको पता ही है ये समय जो है इंडियन फर्स्ट रिवॉल्ट का समय है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ये समय। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आपको पता है कि समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में एक ऑडिटर जनरल का पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उस समय आपको पता है बहुत सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रेशर्स थे, साथ में सरकार के बहुत सारे फिजूल खर्चे थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि एक सरकारी खर्चे को देखने की एक संस्था होनी चाहिए। तो ऑडिटर जनरल के रूप में पहले ऑडिटर जनरल बने सर एडवर्ड ड्रूमोंट। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में पहले ऑडिटर जनरल थे सर एडवर्ड ड्रूमोंट। ये याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला ऑडिटर जनरल है सर एडवर्ड। अब 1866 में 1866 में कैग नाम पड़ा। यही कैग आज तक चला रहा है। तो कैग नाम कब पड़ा? 1800। अब कैग जो है पहले गवर्नमेंट के साथ काम करती थी, यानी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। उसको कोई लीगल प्रोविजन नहीं मिला हुआ था, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली। पहली बार वैधानिक मान्यता 1919 में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पहली बार लीगल प्रोविजन कब मिला कैग को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हमारा देश का जब संविधान लागू हुआ 26 जन 1950 को, हमने कैग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। आर्टिकल 148 लेकर आर्टिकल 151 तक कैग के बारे में है, यानी कैग कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ ही हमारा क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। अब सर्विसेज कैसी होंगी, कैसे काम करेगा, तो उसके ड्यूटीज एंड पावर्स एंड सर्विसेज के लिए एक एक्ट बनाया गया 1971 में। आप ध्यान से समझिएगा कि कैग का टर्म कितना होगा और कैग किस तरह से सर्विसेज करेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को कहा कि आप एक्ट बनाइए और उस एक्ट के द्वारा आप कैग के ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को लागू करिए। 1971 में, ध्यान रखना है, 1971 में कैग ड्यूटी, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट आया 1971 में, जिसके हिसाब से ये सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1976 के समय में क्या हुआ, इसको समझने से पहले दो टर्म समझिए। एक टर्म है अकाउंटिंग, एक टर्म है अकाउंटिंग और दूसरा टर्म है ऑडिटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, इसको समझिए कि अगर आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपए दिए और कहे कि इसको खर्च करो, आपने खर्च किया, उसका हिसाब किताब पिताजी को दे, तो ये हो गई अकाउंटिंग। इसको हम लेखांकन कहते हैं। लेखांकन यानी आपने जितना खर्च किया उसका एक लेखा जोखा सामने रख दिया, वो अकाउंटिंग कहलाया, लेखांकन। लेकिन क्या आपने उन पैसों को सही जगह पे खर्च किया है, सही तरीके से खर्च किया है? तो जो सही तरीका है, सही तरीके से खर्च करना, वो कहलाता है ऑडिटिंग। यानी कि फिजूल खर्ची तो नहीं किया, जिस चीज की जरूरत नहीं थी वहां तो खर्च नहीं कर दिया। तो अकाउंटिंग सिंपल सा कितना दिया, कितना आया, कितना गया, उसका ब्यौरा है। जबकि ऑडिटिंग सही जगह पे सही तरीके से खर्च करने की बात करता है
कि क्या आपने उस 1000 रुपए जो आपके पिताजी ने दिया था उसको सही जगह पे खर्च किया या नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट के अकाउंटिंग का काम था, यानी कितना आया कितना गया इसका लेखा जोखा करना, और दूसरा क्या वह जो खर्च किया गया राशि है, अमाउंट है, वो सही जगह पे खर्च किया गया है, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तो नहीं हुए हैं, उसको हम ऑडिटिंग करें। तो अब यहां समझिएगा 1976 के पहले, यानी 1976 के पहले टैग जो है अकाउंटिंग का काम भी करता था और साथ में ऑडिटिंग की भी काम करता था। अकाउंटिंग का भी काम करता था और साथ में ऑडिटिंग का भी काम करता था। लेकिन 1976 में अकाउंटिंग के काम को हटा दिया गया, तो यानी कैग अब सेंटर गवर्नमेंट के लिए, कैग याद रखना किस गवर्नमेंट के लिए, सेंटर गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग का काम नहीं करता है, केवल ऑडिटिंग का काम करता है। यानी कैग इज कंसर्न विथ ऑडिटिंग ओनली। और किस एक्ट में परिवर्तन किया गया, तो आपको पता ही है कौन सा एक्ट है, कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया और कैग को केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिटिंग का काम दिया गया। अब अकाउंटिंग का काम कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को इस्टेब्लिश किया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, अकाउंटिंग का काम करता है। ध्यान से समझना, अकाउंटिंग काम कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डीप में समझिएगा कि जो कैग है, कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है और कैग स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई अलग से संस्था नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करती है। अब आपको बता दिया 1976 लेकर के आज तक कैग केवल ऑडिटिंग का काम करती है, लेखा परीक्षण का काम करती है, जबकि स्टेट के लिए वो दोनों काम करती है, अकाउंटिंग का काम भी है प्लस ऑडिटिंग का काम। क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक संस्था बना दी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास अभी इतना बर्डन नहीं, हम नहीं ले सकते कि हम अकाउंटिंग के लिए अलग संस्था रखें और ऑडिटिंग के लिए अलग रखें। तो याद रखिएगा कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैग के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा, ये पूछ सकता है कि स्टेटमेंट किसका है। तो कैग को उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना, यानी कैग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये किसने कहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे बढ़िए, कैग क्या क्या काम करती है और उसको किस किस नामों से जाना जाता है, इसके बारे में समझिए। अब चूंकि कैग आप पैसा देते हो, टैक्स देते हो, और उस टैक्स को खर्च किया जाता है जनता के बीच में, के बीच में, तो वो आपका पैसा है, यानी वो पब्लिक पर्स है। पब्लिक पर्स का मतलब वो पब्लिक का पैसा है। तो जो पब्लिक पर्स है उसका वो गार्जियन है, उसकी वो देखभाल करता है। वो सरकार को कहता है कि भाई ये फिजूल खर्ची है, इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्या सरकार के द्वारा खर्च किया गया पैसा सही जगह पर लगा है, तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। एजेंट है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का वो एजेंट की तरह काम करता है। वॉच डॉग है, रखवाली करता है इंडियन पब्लिक फाइनेंस का। तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस है, उसका वो रखवाली करता है। वॉच डॉग मतलब रखवाली करने वाला। अब आपको पता है डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, तो पहला है जुडिशरी, दूसरा है लेजिस्लेचर, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव, और चौथा माना जाता है मीडिया को। तो डेमोक्रेसी इन 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। लेकिन कैग जो है वो 4 बुलवर्क्स में है, यानी इन 4 पिलर्स के साथ डेमोक्रेसी खड़ा है। और इस डेमोक्रेसी में बांध कौन लगाता है, तो 4 ऐसी संस्थाएं हैं जो बांध बनाने का काम करती हैं, बुलवर्क्स का काम करती हैं। अगर ये सही से काम नहीं करेंगी
तो डेमोक्रेसी सही से काम नहीं करेगी। एक तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक बुलवर्क है, यानी न्याय व्यवस्था अच्छी होनी कहने का मतलब। इलेक्शन कमीशन, ये अगर फेयर होगा तभी काम हो पाएगा भाई साहब। यूपीएससी अगर सही तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को नहीं सेलेक्ट किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। और कैग, यानी सही से पब्लिक पर्स की जांच भी जरूरी है। तो 4 बुलवर्क्स में से एक है कैग। 4 बांध है जो लोकतंत्र के बांध है, उनमें से एक है कैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैग क्या है? कैग गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर है ना। इसका पैक को कहते हैं पब्लिक अकाउंट। पहली बात, जो पैक है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है। तो जाहिर सी बात है इसके मेंबर कौन होंगे? पार्लियामेंट के होंगे। तो इसके मेंबर, पहली बात कि ये बहुत सबसे पुरानी संस्था है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1921 में हुआ। वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, 1920। अब इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं ध्यान रखिएगा। तो इसमें 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से 15 मेंबर आते हैं, प्लस 7 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। टोटल कितने मेंबर हो गए? 22। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, जिसको लोक लेखा समिति भी कहते हैं, उसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, टोटल 22 मेंबर होते हैं। और ये एक ज्वाइंट कमेटी होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों से बनी है तो ज्वाइंट कमेटी होगी, है ना, संयुक्त समिति हो गई। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो 1967 से 1967 से विपक्ष का ही होता है। लीडर मतलब कोई भी अपोजिशन का व्यक्ति हो सकता है, अपोजिशन का होना चाहिए। एक कन्वेंशन बन गया है, एक प्रथा बन गई है। तो अब ये करती क्या है? तो कैग की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में जाता है और उसको चेक करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? तो कैग की रिपोर्ट को चेक करती है। इसलिए पैक का वो गाइड है, मतलब कैग पैक का गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है, यानी ये दोनों मिलकर के एक तरीके से देखा जोखा का काम देख रहे हैं। तो कैग की रिपोर्ट को चेक करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसलिए कैग को पैक का गाइड कहा जाता है, का फ्रेंड कहा जाता है और फिलोसोफर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देख ले। तो आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 प्रेसिडेंट के द्वारा कैग का अपॉइंटमेंट होता है। तो कैग का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 148। अब कैग जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट किस सलाह पर होगा? तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देंगे प्रेसिडेंट को और उनकी सलाह पर कैग का अपॉइंटमेंट होगा। अब एक बात और ध्यान रखना है, एक शब्द है वारंट। कैग के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट वारंट इशू करता है। ऐसे कुछ ही संस्था हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके लिए वारंट इशू होता है। किनके लिए होता है तो आप समझ लीजिए। यहां पर पहली बात, जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट के समय प्रेसिडेंट वारंट इशू करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट वारंट इशू करता है। और तीसरा कैग है, कैग के अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट वारंट इशू। यानी 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट वारंट इशू करता है, जिसमें गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं और कैग है। तो कैग के लिए वारंट इशू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप याद रखना, क्योंकि 3 ही ऐसी संस्था है जिनके लिए वारंट इशू किया जाता है। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गया। अब कैग का अपॉइंटमेंट किसने किया? तो अपॉइंटमेंट किया प्रेसिडेंट ने। किसकी सलाह पर? तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर। क्या इशू किया? वारंट इशू किया। तो रेजिग्नेशन भी किसको देगा कैग? तो प्रेसिडेंट को ही देगा। रेजिग्नेशन किसको देगा? तो प्रेसिडेंट को ही वो रेजिग्नेशन देता है। दूसरी बात,
एक चीज और ध्यान में रखिए, यहीं पे मैं लिख देता हूं, टर्म क्या है। तो टर्म मतलब कितने समय के लिए कैग होगा। तो टर्म का जिक्र जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कह दिया कि जो भी सर्विसेज होंगी उसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाएगा। और आप फिर से बैक में अगर जाएं, थोड़ा सा बैक में जाएं, अगर देखिए 1971 के एक्ट में कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट पास हुआ 1971 में, जिसके द्वारा कैग का टर्म डिसाइड होता है। तो टर्म किसके द्वारा डिसाइड होता है? 1971 के ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 के द्वारा टर्म डिसाइड होता है। टर्म क्या है? तो या तो 6 इयर्स हो, 6 साल हो, या 65 इयर्स को पूरा करे, यानी या तो 6 साल का उसका ड्यूरेशन हो या 65 साल की अवस्था वो पूरी कर ले। इसके साथ साथ कैग जब रिटायर होगा, है ना, कैग जब अपने पोस्ट से जाएगा तो सेंटर और स्टेट की जगहों पर नौकरी नहीं करेगा, किसी भी तरह का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल, कैग को हटाया कैसे जाएगा। अभी तो हमने देखा कि रेजिग्नेशन वो देता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि रेजिग्नेशन इच्छा पे होती है। अगर आपको काम नहीं करना है तो आपने इस्तीफा दे दिया। लेकिन रिमूवल मतलब उसको हटाया जाना, है ना। अब हटाए जाने की जो प्रक्रिया होगी, जिसको हम लोग कहते हैं ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, तो हटाया कैसे जाएगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा। इसका जिक्र हमने इलेक्शन कमीशन में किया था। तो कौन कौन लोग हैं जिनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, साथ में हाई कोर्ट के जजेस हैं। हाई कोर्ट के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार ही हटाया जाता है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार ही हटाया जाएगा, ये मैं जिक्र कर चुका हूं इलेक्शन कमीशन में। और तीसरा, कैग को भी हटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की प्रोसेस को ही अपनाया जाएगा। इस प्रोसेस को हमने इलेक्शन कमीशन में कवर किया है, आप एक बार उसको देख सकते हैं वीडियो को। चलिए, तो हमने एक चीज और, क्वालिफिकेशन एंड टर्म हमने बता दिया। और क्वालिफिकेशन और टर्म कहाँ वर्णित है, कहाँ जिक्र है इसका। तो ये ड्यूटी एंड पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1970 में इसका जिक्र मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 148 हमने समझ लिया, अपॉइंटमेंट की बात करता है, रिमूवल की बात करता है, रेजिग्नेशन की बात करता है, ये सब करता है। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर की बात करता है। तो आपको पता ही है कि कैग के क्या काम है। कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या काम करता है, तो ऑडिटिंग का काम करता है, केवल ऑडिटिंग का काम करता है। 1976 से लेकर आज तक केवल ऑडिटिंग का काम करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों का काम करता है। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 150 एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि वित्त को किस प्रकार रखा जाए, फाइनेंस को किस प्रकार उसका रख रखाव हो, उसको एडवाइस देना किसको देता है, वो प्रेसिडेंट को देता है। अब एक बात और है, इसकी एडवाइस मानना न मानना प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ चीजें समझिएगा कि रिपोर्ट है ना, यहां पर रिपोर्ट देखिएगा तो आपको एडवाइस और समझ में आएगा कि रिपोर्ट का जिक्र 151 क्लॉज 1 में, रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो ऑडिटिंग काम करता है उसकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देता है। रिपोर्ट किसको देता है, तो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है और पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको देखने का काम करती है। तो पार्लियामेंट में पैक इस रिपोर्ट को देखने का काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब एक बात और, प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट में इसको रखेगा तो साथ में एक मेमोरेंडम भी रखेगा। एक मेमोरेंडम भी रखेगा और उसके साथ एक कॉपी ये रखेगा, हमने
कैग की एडवाइस को इसलिए नहीं माना है, यानी अगर एडवाइस नहीं मानता है प्रेसिडेंट तो उसको पार्लियामेंट के समक्ष जब वो अपनी रिपोर्ट रखेगा तो ये बताएगा कि उसकी एडवाइस को क्यों नहीं माना गया है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसकी जांच करेगी। ठीक, अब कितने तरह के रिपोर्ट देता है, तो 3 तरह के ऑडिट रिपोर्ट्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देता है। एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, जो पैसा निकाला गया उसका क्या क्या हिसाब किताब है, पब्लिक अकाउंट्स किस तरह से हो रहे हैं, और पब्लिक अंडरटेकिंग जो पीएसयू के अकाउंट्स हैं उनको उनकी हैंडलिंग किस तरह से, तो इस तरह से 3 रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी को चेक। 151 का क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट की रिपोर्ट, स्टेट की रिपोर्ट वो गवर्नर को देगा और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेटिव में रखेगा। तो स्टेट की रिपोर्ट वो किसको देगा, गवर्नर को देगा और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेटिव में रखेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले फर्स्ट इंडियन कैग कौन रहे हैं, तो नवहरि राव। इस सन में 1948 में नवहरि राव पहले इंडियन कैग हुए। और प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। प्रेजेंट में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।